अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आज थोड़ा सा गला ख़राब है, अगर कुछ दिक्कत पेश आए आपको आवाज़ के हवाले से तो उसके लिए पहले से माजरत। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हमने सबसे पहले जो है आपको वेदर के हवाले से अपडेट करना होता है। ना सिर्फ वेदर के हवाले से बल्कि इसके साथ साथ प्रिडिक्ट भी करना होता है कि वेदर आइंदा 24 घंटों के लिए कैसा रहेगा, क्या बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है, तो क्या होगा आइंदा आने वाले 24 घंटों का मौसम देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फसी हैदर नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे। फसी, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल शेर, फैसलाबाद का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है और हब्स की शिद्दत में जो है वो कमी वाक़या हुई है। गुज़श्ता कई एक दिनों से हब्स की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया था, लेकिन सुबह से ही हवाएं चलने की वजह से हब्स की शिद्दत में कमी हुई है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि आज मौसम जो है वो इस तरह खुशगवार रहेगा, जबकि जो बारिश है उसका इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया फसी, आप वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुआशरे के अंदर तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी समझी जाती है और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अपने जो उन्होंने फ्यूचर के हवाले से सोचा होता है कि किस फील्ड के अंदर जाना है, उसके लिए टेस्ट बहुत सारे रखे जाते हैं, उनकी तैयारी की जाती है। एमडी कैट का भी टेस्ट आ रहा है, उसके लिए क्या तैयारी की जाती है, बच्चे किस तरह से उसकी तैयारी ना सिर्फ करते हैं बल्कि स्ट्रेटजी भी क्या उसके बनाते हैं, कौन कौन से बच्चे उसको पास आउट कर जाते हैं, कौन से रह जाते हैं। अब पढ़ाई के लिए भी ना और किसी भी टेस्ट के लिए भी एक स्ट्रेटजी बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ चीज़ों का सिलेबस होता है, बाज़ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस होती हैं। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लेके चलना है और इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, क्या पुराने पेपर्स देखने हैं या फिर इसके लिए कोई और स्ट्रेटजी जो है वो बनानी ज़रूरी है। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद है, तारुफ करवा दूँ आपको, साजिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर STM है, और इनके साथ साथ रिजवान खान हमारे साथ मौजूद है, ये भी डायरेक्टर STM है। और इन दोनों से हम बारी बारी गुफ्तगू करेंगे और MD कैट टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा, साहिद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साहिद साहब, क्या कहेंगे आप, इस टेस्ट की तैयारी जो है वो किस तरह से करनी जा रही है और अब ये टेस्ट आ भी रहा है? जी बिल्कुल हनान भाई, 27 अगस्त को जो है वो टेस्ट कंडक्ट भी हो रहा है और आज आपको पता है कि 15 अगस्त है और बच्चों के पास सिर्फ जो है ना वो 11 डेज़ हैं जिसमें उन्होंने बच्चों ने अपने आप को प्लान करना है। तो उसकी प्लानिंग बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि वो बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं और जो वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गाइड कर सकें और वो जो टीचर जो सुन रहे हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन है जो मैं आपको बताऊँगा कि ये 11 दिन जो हैं इसको बच्चों ने मैनेज कैसे करना है। अब देखिए, मोस्टली जगह पे बच्चों ने सारा सिलेबस पढ़ चुके हुए हैं। इवन के जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हुए थे तो बच्चों ने अपने सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए, सारा सिलेबस पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ ली। उसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मैं अभी स्टेम में हम बात करें तो हम MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी टाइमली बच्चों का सिलेबस कवर कर लिया, टेस्ट सेशन भी ले लिया। उसके बाद अब बच्चों के क्वार्टर FLP चल रहे हैं। तो इन दिनों बच्चों ने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले बच्चे को क्या करना है कि शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। मतलब मैं आपको केमिस्ट्री के लिहाज से अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि केमिस्ट्री के 19 टॉपिक हैं। अब 19 टॉपिक का मतलब है कि 19 चैप्टर है अलग-अलग MD कैट के, PMC के, UHS की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर बच्चा अब 11 दिनों में वो सारा कुछ अलग से 1 बाय 1 पढ़ता रहेगा तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ केमिस्ट्री ही तैयार कर पाएगा। हम इसके ऊपर क्या करवा रहे हैं, बच्चे को शॉर्ट लिस्टिंग करवा रहे हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूं कि शॉर्ट लिस्टिंग होती क्या है। मतलब एक चैप्टर है ना, उसमें जितने भी ऑर्डर है, कोई सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर है, कोई फार्मूलाज हैं, ऑल द केमिस्ट्री फार्मूलाज ऑन 1 पेज, ऑल द एक्सेप्शंस ऑफ केमिस्ट्री ऑन 1 पेज, ऑल द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर ऑन 1 पेज। मतलब बच्चे ने 19 टॉपिक की जगह पे 19 पेज याद करने। अब इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चे को? इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा जब
बिफोर द एग्ज़ाम 1 डे जब वो पेपर के लिए जा रहा होगा, मतलब 26 अगस्त को जब वो रेडी होगा, तो वो 19 पेज याद करेगा, ना कि वो 19 टॉपिक याद करेगा, क्योंकि सारे फार्मूला, सारे ट्रिक्स, गिफ्ट, शॉर्टकट वगैरह उसके पास हैं और वो अच्छे तरीके से उनको रिवाइज करेगा, बार बार उनके ऊपर फॉलो करेगा। और इन दिनों बच्चों को जो है वो बुक रीडिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बच्चे दो तरह के हैं, एक तो फ्रेशर है, एक रिपीटर है, दोनों की अलग-अलग कैटेगरी है। फ्रेशर इस प्रेशर में है कि रिपीटर की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है, रिपीटर इस प्रेशर में है कि फ्रेशर जो है वो अभी फ्रेश हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। दोनों ने अलग-अलग अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन्हीं को फॉलो करना है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, ट्रिक्स बनानी है और सारे फार्मूला, सारी एक्सेप्शंस, ये सारे पॉइंट एक जगह पे इकट्ठे करने हैं। और एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, इन पॉइंट को रीड आउट करके जाना है। और दूसरी बात, जब एग्जाम के सेंटर में चले जाना है तो उसके लिए जो है वो बाद की सारी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये बिफोर द एग्जाम डे पहले हमने क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, उसके ऊपर जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग? हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक चैप्टर की बात कर लें, जैसे एल्डिहाइड है या कोई भी एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें जितने भी फार्मूलाज हैं, जैसे मोल है या बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, उसमें जितने भी फार्मूलाज लगते हैं वो एक पेज पे बच्चा लिख लेगा, जितने भी उसकी एक्सेप्शंस हैं वो एक जगह पे लिख लेगा, जितने भी आर्डर हैं, कोई रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी, वो सारे आर्डर एक जगह पे लिख लेगा। फिर कुछ ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट होते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो एफएससी के पेपर में तो बच्चे ने क्वेश्चन आना है और लिखना शुरू कर देना है। यहाँ पे उसको क्रैश करना है एमसीक्यूज को, और एमसीक्यूज को क्रैश करने के लिए वो शॉर्ट लिस्टिंग जो है, वो जो ट्रिक्स हैं वो उसको हेल्प करेंगे कि डायरेक्ट आंसर बता दे बच्चा, स्टेटमेंट को पढ़ते ही बता देगा कि इसका आंसर ये है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और स्टेटमेंट से ही बच्चे को आंसर का जो है वो पता लग जाएगा कि ये उसका आंसर है करेक्ट। क्यों जी रिजवान खान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इसी तरह से इसको लेके चलना है, मुख्तलिफ टॉपिक्स को कैटेगराइज करना होता है कि अगर ये टॉपिक है कि ये मुश्किल है, ये आसान है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा एट अ ग्लांस ही याद कर लेता है, उनको दोबारा याद करने की भी ऐसा क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो अब आ जाएंगी 2 कैटेगरीज में, एक डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट है, एक हार्ड है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा फोकस करने से याद हो जाती हैं, उनको बंदा एक दफ़ा लिख ले वो याद हो जाती हैं। अब आखिर में वो पॉइंट्स रह गए जो कि ना तो फर्स्ट ग्लांस में हुए ना थोड़ी मेहनत से हुए। वो जो पॉइंट है स्पेशली उस स्टूडेंट को चाहिए कि उसकी वो शॉर्ट लिस्टिंग कर ले, उन पॉइंट्स को अलग लिखे। वो एक यूनिट में से हार्डली 10 अगर टॉपिक हैं तो उसमें से शायद 1 या 2 टॉपिक ऐसे होंगे जिसको उसको ज़्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा, तो वो उसको सॉर्ट आउट कर ले। और ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, क्रैमिंग का लेवल भी इवन डिफरेंट होता है। हर बंदा कुछ मेहनत से याद कर लेता है, कुछ ज़्यादा मेहनत से याद करता है। तो हर स्टूडेंट को चाहिए अपने मुताबिक वो टॉपिक जो है वो सॉर्ट आउट करके उनको शॉर्ट लिस्ट करे, ये सबसे बेस्ट वे है। और फिर जब वो पेपर नज़दीक होगा, वो जब भी एग्ज़ाम में अपीयर होता है, लेट्स से टुमारो इज़ द पेपर डे, तो वो शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक को क्या है, वो सिर्फ मेरे ख्याल में हार्डली 10 से 15 मिनट वो देखेगा उनको, और वो उसको रिकॉल हो जाएंगे और वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जो है वो अपीयर हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे साहिद साहब ये बताइएगा, समटाइम ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। हाँ, ये नॉर्मली हमारे 80 to 90% बच्चे के साथ ये होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चे ने ज़िंदगी में कभी इतने क्राउड में टेस्ट दिया नहीं होता। कंपटीशन का पहला टेस्ट होता है बच्चे का 11 साल 12 साल की एज में, वो सारे बोर्ड के एग्ज़ाम तो देता आता है, लेकिन वो बोर्ड के सेंटर में भी जाता है, तो वो स्पेसिफिक कॉलेज के स्पेसिफिक स्कूल के बच्चे होते हैं। लेकिन जब एमडी कैट का टेस्ट होगा, जैसे फैसलाबाद में एमडी कैट का टेस्ट मोस्टली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सेंटर बन जाएगा या जीसी यूनिवर्सिटी का सेंटर बन जाएगा, तो फैसलाबाद की पूरी डिवीजन से बच्चा आता है यहाँ पे टेस्ट देने। और वो जब क्राउड देखता है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड देखता है, तो वो नर्वस हो जाता है और वो उसको लगता है कि इतना ज़्यादा बच्चा आ गया, अब मेरिट में सीटें तो बहुत ज़्यादा कम है, तो मेरा नाम आना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कौन से बच्चे जो है वो ये नर्वस नहीं होते, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी अच्छी होती है। मतलब मैं आपको प्रीवियस जो 2022 का रिकॉर्ड जो है वो शेयर करूँ आपके साथ, तो फैसलाबाद के वो बच्चे जिनके पास फैसलाबाद का डोमिसाइल था, वो 207 हैं जो पब्लिक सेक्टर में पूरी फैसलाबाद डिवीज़न में सिलेक्ट हुए हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह 67 स्टूडेंट स्टेम के प्लेटफॉर्म से जो है वो पब्लिक सेक्टर में सिलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की वजह क्या है? यही वजह है कि क्योंकि बच्चे जब हमारे वहाँ पे जाते हैं तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग उन्होंने की होती है, लेक्चर हमसे लिए होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी सारी टीम है, रिजवान खान साहब हैं, अमजद भट्ट साहब हैं, चौधरी अब्दुल सलाम साहब हैं, खुरम गिल साहब हैं, नसार साहब हैं, हर बंदा अपने सब्जेक्ट में जो है वो एक्सपर्टीज़ रखता है, और उन एक्सपर्टीज़ से जब बच्चा वो पढ़ के जाता है ना हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, और टेस्ट में जब बैठता है तो वो नर्वस नहीं होता। और रट्टा और समझ के पढ़ने में क्या फ़र्क है और ये कितना अफेक्ट करता है आपके पेपर को? हाँ, असल में ना MD-CAT का जो पैटर्न है इसमें दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। एक बच्चा जो है वो सिर्फ रट्टा लगाता रहता है, वो कामयाब नहीं होता। क्यों? ट्रिकी MCQs आ जाएंगे। मतलब पास्ट पेपर का एनालिसिस करके देखें, मतलब मैं केमिस्ट्री के पास्ट पेपर का एनालिसिस 10 साल का करके देख लें, हर साल 3 से 4 MCQs ऐसे आते हैं जो पूरे मेरिट को पीछे लेके जाते हैं, और उन 3 से 4 MCQs की वजह से हर साल एक हवा जनरेट हो जाती है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि MCQs आउट ऑफ द सिलेबस आ गए हैं, ये चीज़ें आ गई हैं, वो चीज़ें आती हैं। होता क्या है? वो ट्रिकी MCQs होते हैं और वो थोड़े से कंसेप्चुअल MCQs होते हैं। बाकी डेटाबेस जो आप अभी रट्टे की बात कर रहे हैं कि बच्चे को रट्टा भी लगाना है, मतलब बायो के लिए स्पेशली बच्चे को PTB और फेडरल की बुक पढ़नी है। केमिस्ट्री के लिए मैं अगर अपनी बात करूं तो वो मेरे लेक्चर फॉलो कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह वो एवरीथिंग क्लैरिटी के साथ उसकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। बायो में रट्टा कैसे चलेगा? बायो में तो सारी चीज़ें समझ के। हाँ, बायो में जैसे इंजाइम का एक इंजाइम है, वो स्पेसिफिक एक जो है वो रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक है, उसको रिसेप्टर उसका स्पेसिफिक है, कोई हाँ, रिसेप्टर पे जाके रिसेप्टर पे जाके स्पेसिफिक वो जाके उसी पे कैटालाइज करवाएगा, और उसी के साथ उसका नाम उसी तरह ही एज इट याद करना है। जैसे किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटी है, तो वो प्लांट के एज इट नाम ही बच्चे को याद करने पड़ेंगे। उसके पीछे उसकी ने अब उसको ना तो लाइव देखा है ना 3D में देखा है, तो एज इट उसको याद करना पड़ेगा। सेम लाइक केमिस्ट्री में, तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो रिजवान साहब, आप क्या समझते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादा इनको कंसेप्चुअल की तरफ जाना चाहिए या रट्टा सिस्टम ही रखें? नहीं, हर जगह पे ना दीन भी हमें यही सिखाता है कि बैलेंस, ना तो रट्टा है पूरा और ना ही सिर्फ जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग है। लेकिन माजरत के साथ मैं ये समझता हूँ कि रट्टा सिस्टम जो है ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको बहुत डिस्टर्ब करती है। आप चीज़ को समझते ही नहीं है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप परफॉर्म कैसे करेंगे? ये दो चीज़ें हैं ना, दो चीज़ों को मेरे ख्याल में हम मिक्स कर रहे हैं। जो रट्टा तो लगाना है, जैसे सर ने फरमाया बायोलॉजी में क्रैमिंग के बगैर कोई चाराकार नहीं है, लेकिन जो बात है ना कि समझ के लगाया जाए, दैट इज़ द वे। कि आप समझें पहले चीज़ को, थोड़ा कंसेप्ट समझ लें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, उस चीज़ को फिर याद कर लिया जाए। तो समझ के याद करना और बिल्कुल ब्लाइंडली याद करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। FSC लेवल तक तो है। यहाँ पे ब्लाइंडली याद करने वाले भी बड़े बड़े तेज हैं जनाब। जी। आप पूरी किताब चाहे रटवा दें उनको, और वो रट के सबसे अच्छे नंबर भी ले जाते हैं। फिर प्रॉब्लम होती है उनको प्रोफेशनल लाइफ में आके, जहाँ पे आके जब आप दूसरे डॉक्टर्स के साथ या हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो चीज़ों को समझ के काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे रट्टा फिर फेल। एंट्रेंस लेवल पे ना रट्टा एक ख़ास हद तक तो काम आता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मतलब जब क्वेश्चन, जैसे सर ने कहा, 3 से 4 क्वेश्चन ना हर पेपर में ऐसे होते हैं जो जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वो तो उनको इजीली पिक कर लेता है, या जिसने तो मसला है। अब समटाइम ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो दूसरा तो कर जाता है बंदा कंसेप्ट वाला, रट्टे वाला बाकी सारे करके ज़्यादा नंबर ले जाता है। नहीं, एंट्रेंस टेस्ट में ना ये जो है ना आउट ऑफ फेज हो जाता है, बिल्कुल ही रिवर्स पिक्चर हो जाती है। सिर्फ रट्टा काम नहीं आता, FSC लेवल तक काम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है कोई भी क्वेश्चन, इवन बायोलॉजी में जो कहा जाता है या ये समझा जाता है कि सिर्फ रट्टा ही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बायोलॉजी में भी ट्रिकी MCQs आ जाते हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग बेस भी होते हैं, नॉलेज बेस भी होते हैं, इन्फॉर्मेशन तो बुक की लाइंस भी होती हैं। अब बायो में ये डाइवर्सिटी हो जाती है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को 2 मुख्तलिफ बुक्स को याद करना पड़ता है। एक तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है, इसी तरह से फेडरल टेक्स्ट बुक जो बोर्ड की बुक है उसको भी उनको साथ याद करना पड़ता है। बल्कि तो कई मतलब टीचर्स तो इससे हट के भी, जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है और इससे रिलेटेड कई मेथड्स हैं, तो वो जो पंजाब की बुक होती है इससे हट के भी पढ़ने के लिए कह देते हैं कि आप फलां डॉक्टर की किताब को पढ़। हनान भाई, मैं ना इसमें रिजवान खान साहब की बात को कंटिन्यू करके इसका जवाब देता हूँ कि बच्चे का ना MD-CAT में पहला टारगेट क्या है।
पब्लिक सेक्टर में एडमिशन लेना। अगर वो बच्चा रट्टा लगाता रहता है और कंसेप्ट नहीं बनाता, कंसेप्ट बनाता रहता है, सपोज आपकी बात ही कर लेते हैं कि बच्चा जो है वो रट्टा ना लगाए, कंसेप्ट बनाता रहे, वो 2 साल 3 साल लगा के जब कंसेप्ट तो बना लेगा, फिर जाके मैं पब्लिक सेक्टर में एडमिशन ले, तब तक वो वैसी साइको केस बन जाएगी। क्यों? फैमिली प्रेशर भी तो है ना उसके ऊपर। अब एक बच्चा है, उसने 1078 नंबर लिए हैं, मतलब 2020 में हमारे पास एक टॉपर था स्टूडेंट, अब अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, और तब कोविड के नंबर नहीं थे, कोविड के नंबर तो अब आए हैं ना, तब 1070 1072 नंबर टू मच नंबर कंसिडर आउट ऑफ 1100। और हम इकबाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर का MBBS का स्टूडेंट है और वो टॉपर था। अब जो स्टूडेंट टॉपर होता है वो रट्टे वाला होता है मोस्टली FSC में। हमारा भी कॉमन ऑब्जर्वेशन यही है कि वो बच्चा एफर्ट करता है, मेहनत करता है, रट्टे लगाता है और वो नंबर ले लेता है FSC में। जब वो इंटी टेस्ट में आता है तो फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। चलें, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। जी जी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि पब्लिक के मसाइल भी ऑनर किए जाएं। जी जी जी। तो कौन है जी हमारे साथ और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है मसरूफ़ हैं थोड़े से, और गालबन टीवी की आवाज़ भी आ रही है, तो लाइन जो है वो कट गई है। आप सबसे दरख्वास्त है जब भी 41 के शो में आप शिरकत के लिए कॉल किया करें, गुजारिश है आपसे कि आप अपने टीवी की आवाज़ जो है वो कम कर लिया करें, ताकि हम एक दूसरे की आवाज़ को क्लैरिटी के साथ सुन सकें। तो साहिद साहब क्या फरमा रहे थे आप? टेस्ट मैं वही रट्टे की बात की बता रहा था ना कि अगर बच्चा सिर्फ रट्टा ही लगाता रहता है, तो आपका कहना था कि प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल हमें चीज़ें समझ के लेके चलनी पड़ती हैं। प्रोफेशनल लाइफ टोटली स्टूडेंट लाइफ से डिफरेंट है। लेकिन पहला टारगेट जो है वो मुझे अचीव करना है। पहला टारगेट है MD कैट में जब बच्चे का पब्लिक सेक्टर में एडमिशन हो जाएगा, उसको एक बड़ा एक्सपोजर यूनिवर्सिटी लेवल का मिल जाएगा, और जब वो यूनिवर्सिटी की लैब में जाएगा, प्रैक्टिकली वहाँ पर जाके चीज़ें परफॉर्म करेगा, तो उसका डेफिनेटली एक्सपोजर चेंज हो जाएगा। और अगर वो रट्टा नहीं लगाता, चीज़ें समझता रहता है, तो उसको यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने चीज़ें डीपली कैसे जाके करनी है। मतलब एक हार्ट का ही जो बायो का है या कोई किडनी का वो चीज़ें जो पढ़ रहा है, वो जब मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन लेगा तो वो चीज़ों को लाइव देखेगा वहाँ पे, तो वो उसके लिए रट्टा ज़रूरी है। हाँ, और कंसेप्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट के बगैर भी बात नहीं बनेगी। पास्ट पेपर का जो एनालिसिस है ना, वो अभी तक का मेरा 10-12 साल के पास पेपर का जो एनालिसिस है वो ये है कि हर साल कोई भी यूनिवर्सिटी, इवन कि आगा खान यूनिवर्सिटी है, नेस्ट है, GT है, फास्ट है, UT है, नम्स है, UHS है, हमें तो UHS ही कंडक्ट करवा रही है ना MD कैट, तो उसने 3 से 4 MCQs हर साल बच्चे को देने होते हैं, ऐसे जो पूरी हॉल में बैठे बच्चे के ऊपर क्या जनरेट कर देते हैं, प्रेशर जनरेट कर देते हैं। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में किसी हद तक ठीक ये ठीक भी है, क्योंकि आप सारे 100 नंबर लेना शुरू हो जाए। हाँ, जैसे अभी प्रीवियस आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, प्रीवियस संडे को जो टेस्ट हुआ है, उन्होंने 2012 का एज इट पेपर उठा के दे दिया। अब दोबारा 19 अगस्त को जो है वो रिकंडक्ट हो रहा है आगा खान यूनिवर्सिटी का, इसी वजह से, क्योंकि बच्चों के नंबर पूरे आ गए। तो रट्टा तो काफ़ी हद तक ठीक होता है, लेकिन मैं वो बात कर रहा था कि 3 से 4 MCQ आ जाते हैं, तो फिर बच्चे के ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का क्या हल है? उसका हल ये है कि बच्चा पहले वो MCQs करे जो इजी हैं, और साथ साथ बबल शीट फिल करता जाए, और बबल शीट को ध्यान से फिल करे। ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि वो बबल शीट की उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेम में बच्चे को एक टेस्ट की प्रैक्टिस बबल शीट के ऊपर करवाते हैं, और जब एज इट वो बबल शीट जो होती है वो UHS के पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल, हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमें एक और गेस्ट है जिन्होंने ज्वाइन किया है, जहांगीर अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। जहांगीर साहब, जो टेस्ट हैं MD कैट, उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, रट्टा सिस्टम, कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, बच्चा तैयारी कैसे करे, कन्फ्यूज़ क्यों हो जाता है टेस्ट सेंटर में जाके, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। आप क्या समझते हैं
कि हमारे माशरे में बेहतरीन स्टूडेंट्स को पैदा करने के लिए कौन से अहम कलीदी किरदार हैं जो कि इदारों को अदा करने चाहिए जिससे ये तमाम मसाइल हल हो सकें और एक बेहतरीन स्टूडेंट्स जो किसी भी फील्ड में जाए बेहतरीन परफॉर्म करे हमें मिल सकें या हम पैदा कर सकें। अच्छा हनान, एंट्री टेस्ट जहाँ भी लिया जाए उसमें उसके कुछ हक में दलाइल होते हैं, कुछ उसके मुखालिफ दलाइल होते हैं। तो एंट्री टेस्ट बज़ाते खुद बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को एग्ज़ाम सिस्टम जो हमारा रवायती है उसमें ज़्यादातर है हमारा नॉलेज बेस्ड रेटा सिस्टम, जो बच्चे पढ़ के आगे उनकी मेमोरी कितनी है वो सारी चेक हो जाती है। लेकिन एंट्री टेस्ट जहाँ भी होता है इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ, जिसको हम आम तौर पर आउट ऑफ कोर्स कहते हैं ना, क्योंकि वो नॉलेज नहीं होता, वो एज इट इज़ किताबों से वही क्वेश्चन सेम नहीं आते, उसमें स्टेटमेंट चेंज की होगी, उसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए क्वेश्चन होंगे, और वो थोड़ा सा बेहतर नौइयत का एग्ज़ाम होता है हमारे रूटीन में जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं मैट्रिक में, इंटर में, या इवन हमारी जो यूनिवर्सिटी में इंटरनल एग्ज़ाम सिस्टम है उसकी निस्बत। अच्छा, वहाँ आपने कई बार नोट किया होगा कि जब रिज़ल्ट आते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बच्चा और एंट्री टेस्ट में वही बच्चा डाउन चला जाता है। अच्छा, उसकी एक तो वजह यह है कि उसने सारा साल वो रट्टा सिस्टम के तहत उसकी तैयारी हुई है, अगर वो इंटर के बाद दे रहा है तो 12 साल उसे रट्टे की प्रैक्टिस करवाई गई है हमारा जो रवायती। अब कुछ स्कूल चेंज कर रहे हैं इसको जो मॉन्टेसरी से और प्राइमरी क्लासेस से, कि बच्चों को वो थोड़ा सा इसकी तरफ लेके आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग की तरफ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ। वो मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को अगर 99% नंबर वो ले ले हमारे मैट्रिक में या इंटर में, लेकिन वो एंट्री टेस्ट में जाके अच्छा अपीयर ना हो सके और उसमें उसकी कंसेप्ट क्लियर ना हो और उसकी वजह से उसके मार्क्स कम आ जाएं, तो वो यकीनी तौर पर आगे काबिल नहीं रहता आगे परफॉर्म करने में मेरिट में। लेकिन दूसरी तरफ जो एतराज़ सबसे बड़ा एंट्री टेस्ट पर आता है वो एजुकेशनिस्ट की तरफ से और एक ओवरऑल सिस्टम पे एक सवालिया निशान है कि हमारे ही इदारे मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, एमफिल की डिग्रियां आपको दे रहे हैं, उससे अगले स्टेप में जाने के लिए उस डिग्री को साइड पे रख के आप एंट्री टेस्ट पे फोकस करते हैं। अब पीएचडी का टेस्ट लेने के लिए आपकी ही यूनिवर्सिटी ने एमफिल की उस बच्चे को डिग्री दी है, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो जाता है तो पीएचडी नहीं कर सकता। यानी आप अपनी ही डिग्री को, अपने ही पढ़ाए हुए 2 सालों को डिनाई कर रहे हैं। इसी तरह बोर्ड के एग्जाम पर सवालिया निशान है कि अगर यूनिवर्सिटी ने अपना टेस्ट लेना है तो इसका मतलब है कि बोर्ड की सनद वो एक साइड पे रख देते हैं कि आपकी एफएससी में आपने 99% दे दिए, इट्स ओके, ये हमारा एग्जाम टेस्ट अलग से पास करे। तो ये मैं समझता हूँ कि एग्जाम को इतना स्ट्रांग बना लेना चाहिए हमारे कि आपको एंट्री टेस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में अगर बच्चा आपका ही ग्रेजुएट है उसको एमफिल के लिए दोबारा से टेस्ट देने की ज़रूरत है क्यों है? आपके ही टीचर्स ने उसको पास आउट किया है और आपको अपने टीचर्स के दिए गए नताइज पे ट्रस्ट नहीं है और अगली क्लास के लिए आप दोबारा से टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन जहांगीर साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर टेस्ट ना लिया जाए, कंपटीशन तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, किस तरह से ये सारी सर्वाइवल होगा? एक दौर था कि जिस बच्चे के 1000 नंबर आते थे समझा जाता था पता नहीं क्या कर दिया उसने और पूरी दुनिया में धूम, पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अब हर दूसरे बच्चे के हम देख रहे हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, नंबर एक नंबर से आगे, एक नंबर से पीछे। तो इस कंपटीशन की फ़िज़ा को फिल किसने करना है? अगर ये टेस्ट भी निकाल दिया गया फिर तो हर बच्चा ही जो है वो पास होता नहीं, फिर सारे देखें आपकी, मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम सिस्टम को ज़्यादा आपको पावरफुल बना लेना चाहिए, उसको ज़्यादा मजबूत हो तो उससे जो आगे निकल के आएगा पास आउट, उस पर ट्रस्ट हो आपके तमाम इदारों का, अलग से उसको जज ना करना पड़े। अच्छा, आपको पता है कि हमारे जब पीछे 15 साल पीछे चले जाएं तो बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न बड़ी मैटर करती थी, फर्स्ट डिवीज़न आ गई। अब फर्स्ट डिवीज़न बहुत पीछे रह गई है, 60% पे होती थी फर्स्ट डिवीज़न, तो अब तो 60% वाला किसी खाते में नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि तब भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, तब भी एग्जाम सिस्टम था, लेकिन वो एग्जाम सिस्टम बच्चों को तो इतना टाइट करके रखता था कि नंबर ही बहुत कम आते थे। अब देखिए 60% नंबर वाला बहुत खुश होता था कि मेरे 60% नंबर आ गए, अब 90% वाला रो रहा होता है कि मेरे नंबर कम आए। तो इसका मतलब है कि हमने इसको इतना ईजी कर दिया है कि अब बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उस नंबर ज़्यादा आने की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों के जैसे आप खुद बता रहे हैं कि एक जैसे नंबर बहुत ज़्यादा है तो आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए एंट्री टेस्ट है। आप एग्ज़ाम सिस्टम को इतना टफ और इतना मजबूत कर दें कि उससे निकल के जो बच्चा आएगा उसकी ही बेस पे आप मेरिट बनाएं, नो इशू। उसी को आप इतना समझ लें कि जिस तरह आप एंट्री टेस्ट बना रहे हैं,
अब आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड कोशिश कर रहा है कि हम नॉलेज बेस को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें और आगे अगली स्टेजेस पर जाएं, जिसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए। तो अगले साल से 2024 से जो एग्ज़ाम होंगे मैट्रिक इंटर के, उसमें 25% पोर्शन ऐसा होगा जो कि एंट्री टेस्ट की तर्ज पे होगा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होंगे, एज इट इज़ बुक से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो अब बच्चों को, टीचर्स को दूसरे एग्जाम की तैयारी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होगी कि वो इसमें ऐसा ना हो कि वो रट्टे लगाते रहें और वो 25 नंबर का पोर्शन वो मिस कर जाएं। बिल्कुल। तो ये काफ़ी टीचर पे भी अब आ गया है कि वो ना सिर्फ एंट्री टेस्ट की तैयारी बल्कि दूसरे एग्जाम की तैयारी भी थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें। क्यों जी साहिब साहब? हाँ जी बिल्कुल, मैं जहांगीर साहब की बात के साथ एग्री करता हूँ कि जब बच्चा 12 साल एजुकेशन लेने के बाद सडन एंट्री टेस्ट में आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है। हमारा टीचर कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि बच्चा जब 9th में 10th में ही आता है, इवन कि जैसे अभी जहांगीर साहब बात कर रहे थे कि स्कूलिंग में ही उसकी स्कूलिंग ऐसी की जाए कि एक्टिविटी बेस उसकी जो है वो सारी चीज़ें हों, बच्चे को सारा जो है वो लर्निंग प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाया जाए। और टीचर कम्युनिटी का इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि जैसे बच्चा मोस्टली ये बड़ा, मैं पिछले साल की बच्चों की कम्युनिकेशन आपके साथ बता रहा हूँ कि बच्चे कहते थे कि जी हमें टीचर कहते हैं कि आप अभी फर्स्ट ईयर करें, अभी सेकेंड ईयर करें, अभी आपको एंट्री टेस्ट के MCQs करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब मैं अपने स्टेम में बच्चों को क्या करवाता हूँ कि फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, इवन कि 9th में बच्चा आता है, तो उसको 250 से 300 MCQs एक चैप्टर के MCQs एंट्री टेस्ट की तर्ज के दिए जाते हैं। और अब केमिस्ट्री की बात कर लें तो इसी तरह मैं केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में बात करता हूँ कि बच्चा एक आता है, उसको 250-300 MCQs हम एक चैप्टर के दे देते हैं, और ट्रिकी MCQs, रट्टे बेस MCQs, तो फिर उसके लिए एंट्री टेस्ट के टारगेट को अचीव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमारी टीचर कम्युनिटी का बड़ा पॉजिटिव रोल होना चाहिए इसमें। अच्छा, इससे ये भी पॉसिबिलिटी होती है ना कि जब आप MCQs उनको करवा रहे होते हैं, साथ साथ थ्योरी भी करवा रहे होते हैं, वो MCQs थ्योरी को हल करने के लिए जो है वो उनको मददगार साबित होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो वो इजीली उसे पिकअप कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड के एग्जाम तो आने हैं थ्योरेटिकल, उसमें तो 17 MCQs केमिस्ट्री के आने हैं और बाकी सारा पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल आना है, तो हम क्यों करें? मतलब आप देखें, आप एक टॉपिक की बात कर लें, आपका सब्जेक्ट अभी आप ट्रांसलेशन न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो मैं बायो जी तो बायो का कोई भी एक टॉपिक ले लें, जब आपने फॉर एग्जांपल उसके ऊपर डिटेल में लिखना है, तो अब जब आप उसके MCQs कर लेंगे, तो MCQs करने के बाद उसकी सब हेडिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। इवन कि इस साल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हमारे पास MBBS के आए हुए थे, हमारे क्वालिफायर, तो उनको क्या किया है, उनको MCQs बेस जो है वो पेपर देना शुरू कर दिया। वो लॉन्ग क्वेश्चन। अब MCQs बेस क्वेश्चन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कंसेप्ट होगा तो बच्चा जवाब देगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है और आपके पास एग्जैक्ट कंसेप्ट में क्लैरिटी होगी तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज जवाब नहीं दे पाएंगे। ये ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस इनकी अपनी जो कह लें कि ड्यूरेबिलिटी है या फिर इनकी अपनी अहमियत है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका राइटिंग स्किल्स, मतलब इनसे हटके भी अगर स्पेशली हम देखें सब्जेक्ट्स जो पढ़े जाते हैं उनको डिटेल में जब पढ़ा जाता है, ठीक है ना, तो डिटेल में पढ़ने से आपको एक एक चीज़ जो है निटी ग्रिटीज़ के हवाले से, साइंस क्योंकि एक बड़ा ही कह लें कि एक्सप्लेन्ड सब्जेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल। उसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे अच्छे से, तब तक आप उस पर महारत हासिल नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको तमाम चीज़ों का जो है वो पता चलेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसकी डेप्थ में जाने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन की डेप्थ में जाने के लिए, लेकिन अगर उसी टॉपिक को आपने MCQs की तरह भी सॉल्व कर लिया, ये हमें टीचर का मैं रोल बता रहा हूँ कि हमें बीइंग का टीचर क्या करना चाहिए कि जब बच्चा आता है ना, तो कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं ना हम, तो उसको उसके रेलेवेंट 4-5 ऑप्शन बता दें, डिफरेंट एंगल से सोचने। ये वे एक अच्छा है कि आप पता करने के लिए कि बच्चे को सब कुछ पता है कि नहीं। हाँ जी। आप बजाय इसके कि पूरा टॉपिक उससे पूछें, आप दरमियान में जाके पूछ लेते हैं फलां एंजाइम का काम क्या है। हाँ जी, ठीक है ना, डिफरेंट एंगल से। हाँ, डिफरेंट बच्चे ने आप देखें कि टॉपिक पढ़ा है, वो डिफरेंट एंगल से उसको सोचेगा कि जब 4 ऑप्शन आएंगे तो वो कहेगा कि अच्छा ये तो हो सकता है, ये भी तो उससे मिलता जुलता है,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो फिर उसमें पूछ लिया जाता है कि हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है, हाँ जी, इसे अनवाइंड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हाँ जी, होता है, बिल्कुल। निक्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा एंजाइम बिल्कुल। यूज होता है। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो एमसीक्यूज मेरा ख्याल है इसी वजह से जो है टेस्ट के लिए रखे गए हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या उसे पता भी है कि जो जिस टॉपिक की बात की जा रही है उसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो किस किस काम पे यूज़ हो रही हैं। आप देखें ना, पूरी दुनिया में देख लें, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लिए बगैर एडमिशन देती हो, कोई नहीं। वो टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, ये होना चाहिए, इससे स्क्रीनिंग हो जाती है। मतलब आप पहले पहले देखें कि किंग एडवर्ड के बच्चों का जो वहाँ पे एडमिशन होता था वो एफएससी बेस पे होता था, और सारा सिंध और सारा जनूबी पंजाब वहाँ पे जाके बैठा होता था। लेकिन जब वो पहले ही साल वो ड्रॉप हो जाते थे नंबरों की वजह से। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। फर्स्ट ईयर में ही वो ड्रॉप आउट हो जाते थे बिकॉज वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते थे कि उस सिलेबस को लेके आगे चल सके। हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। साहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। साहिद साहब, अब समराइज़ करें इन चीज़ों को थोड़ा सा, और लास्ट पे वो अच्छी सजेशन स्टूडेंट्स को दें 11 दिनों के हवाले से जो अब बचे हैं कि इनको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। चीज़ें आप पिक एंड चूज़ की बात कर रहे हैं, पिक एंड चूज़ भी कैसे किया जाए, कैसे पता चलेगा कि 10 क्वेश्चन है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। हाँ जी हनान भाई, बिल्कुल। इसमें जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अभी बच्चों को ना वही अपने सभी फार्मूलाज, जैसे फिज़िक्स है उसके जितने भी फार्मूलाज हैं वो एक जगह पे लिख लें। बायो की जो ट्रिक्स हैं, जो एंजाइम हैं सारे जो कैटालाइज करवा रहे हैं स्पेसिफिक रिएक्शन को, जैसे एनिमेलिया, प्लांटी वगैरह के जो नाम हैं उनके टेबुलर फॉर्म में उनको तैयार कर लें। जैसे कि निसार साहब वो टेबुलर फॉर्म में बनवाते भी हैं। और फिर सेम लाइक फिज़िक्स की एक्सेप्शन, केमिस्ट्री की एक्सेप्शन, इंग्लिश में जो वकैब है उसके लिहाज से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है वकैब आ जाती है। तो इन 11 दिनों में बजाय कि अब जो ये पढ़ें वो पढ़ें, अब जो पढ़ा हुआ है ना उसी के ऊपर फोकस करें। आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं? हाँ बिल्कुल। अब स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने कोई टॉपिक समझना हो तो 3D एनिमेशन उसकी यूट्यूब के ऊपर देखें। मेरा ख्याल है वो आप जो किताब लगाते हैं पढ़ने के लिए 4 घंटे 5 घंटे का टॉपिक आप रीड आउट करते हैं, फिर उसको समझते हैं, तो वो इतने इजी वे में समझा दिया जाता है। देखें, ये बिल्कुल मैच्योर स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत अच्छा है इसका इन दिनों, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये टाइम नहीं है। अब अपने टारगेट को फॉलो करने का है कि अब टारगेट फॉलो करना है, 11 दिन है। और बच्चा जब पेपर में बैठा हो ना तो उसको एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं वो अब उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद जाना है तो रोड पे आपके सामने लाइट से आपको रास्ता नज़र आ रहा है, आगे कुछ नहीं पता, ब्लाइंड है आप, पहाड़ियाँ भी आनी है, सारा कुछ आना है। सेम लाइक बच्चे को जब पेपर में बैठा हो ना तो उसको एमसीक्यूज भी ऐसे सॉल्व करने हैं, बजाय कि सारा वो पेपर देखने चला जाए कि क्या कैसा पेपर है। वो एक एक एमसीक्यूज को सॉल्व करता जाए जो जो उसे आ रहा है, और जो नहीं आ रहा ना उसके ऊपर डॉट या क्रॉस लगा दे ताकि मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा, और उसके लिए टाइम बचा ले। और वो जो 4 से 5 एमसीक्यू ट्रिकी आने हैं उनको एंड पे कर ले, और जैसे लाइट की वजह से रास्ता नज़र आता जाता है, ऐसे ही बच्चा जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करता जाता है और एंड तक वो सारा पेपर सॉल्व कर लेता है, और उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब एक बच्चा वो क्या करता है, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो करता है कि जो मुश्किल एमसीक्यूज है वो पहले सॉल्व करने लग जाता है, अब उसमें टाइम का ज़्यादा हो जाता है, उसमें टाइम का ज़्यादा तो होना ही होना है। लेकिन और फिर गलत हो जाता है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है उसका दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब बच्चा मुश्किल एमसीक्यूज के ऊपर टाइम ज़्यादा लगा लेता है और अल्लाह ना करे अगर वो गलत हो जाता है तो उसकी वजह से वो टाइम भी कैलकुलेट कर रहा होता है, उधर से उसका टाइम आ गया एमसीक्यूज। फिर एंड पे क्या होता है कि आसान तरीन एमसीक्यूज उसने छोड़े होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता, फिर नंबर दोनों के सेम होते हैं। नंबर दोनों के चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो का सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के स्टार्ट पे आपको एशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से आगाह करें, जो गवर्नमेंट की तरफ से, मार्केट कमेटी की तरफ से रेट लिस्टें दी जाती हैं उसके हवाले से आगाह करें, और न सिर्फ आगाह करें बल्कि गुज़श्ता रोज़ के साथ उसके रेट्स का कंपैरिजन भी किया जाता है। तो आज के रेट्स क्या होंगे देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी का क्या कहना है लिस्ट के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अपनी साबका मुकर्ररा कीमत के ऊपर बरकरार है, जबकि अंडे फार्मी जो है महंगे होते दिखाई दे रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 593 रुपये फ़ी किलो जो गुज़िश्ता रोज़ कीमत उस पर बरकरार है। अंडे फार्मी की बात करें तो 1 रुपये दर्जन मजीद महंगे हुए हैं, 287 से 288 रुपये दर्जन हो गए हैं। सब्जियां मुस्तहकम हैं, फलों में उतार चढ़ाव है। अगर बात करें आलू 2 रुपये सस्ता हुआ है 75 से 73 रुपये किलो। प्याज 2 रुपये जो है वो 2 रुपये महंगा हुआ है, 52 से बढ़कर 54 रुपये किलो हुआ है। टमाटर 3 रुपये सस्ता हुआ है, 118 से 115 रुपये किलो। खीरे 5 रुपये महंगे हुए हैं, 95 से कम होते हुए जो 100 रुपये किलो हो गए हैं, बढ़ते हुए 100 रुपये किलो हैं। अदरक थाईलैंड 910 पे है, लहसुन चाइना 400 पे है, नींबू चाइना 85 रुपये किलो है, सब्ज मिर्च 75 रुपये पे बरकरार है। फूल गोभी 125 है, टिंडे 210 हैं, करेला और बैंगन 125 रुपये किलो पे है, पालक 85 रुपये किलो है, शिमला मिर्च 210 है, भिंडी तोरी 110 रुपये पे बरकरार है। सेब गाचा 10 रुपये महंगा हुआ है, 170 से 180। केला 130 रुपये दर्जन पे है, अमरूद 55 पे, नाशपाती और 135 रुपये पर बरकरार है। अंगूर गोला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 160 से 150। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये सस्ते हुए हैं, 260 से 250। आड़ू 10 रुपये सस्ता हुआ है, 170 से 160। मीठा 140 पे है, आम चौंसा 160, अनार देसी 170 रुपये की किलो की कीमत के ऊपर बरकरार है। फ्लक्चुएशन अगर देखें तो हफ्ते के दूसरे रोज़ आज सब्जियां मुस्तहकम दिखाई देती, लेकिन सस्ती कोई नहीं चीज़, अशिया महंगी हैं। फलों के अंदर भी देखें तो चीज़ें अवामी पहुंच से दूर नजर आती हैं और कीमतें इस हद तक हैं कि आम आदमी के लिए आधा किलो खरीदना ही मुमकिन होता है। किलो के करीब भी कीमत जो है 100, 150 और 200 से जायद नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसे कि आपको पता है कि हम आपके तमाम इश्यूज़ के हवाले से गुफ्तगू तो करते हैं, पब्लिक इश्यूज़ जो होते हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करने के साथ साथ हमें आपकी सेहत के हवाले से भी बड़ी फ़िक्र होती है और हमारी कोशिश होती है कि अपने शोज़ के अंदर कुछ ऐसे गेस्ट बुलाए जाएं जिससे आपकी हेल्थ के हवाले से और जनरल इश्यूज़ जो इनको आते हैं उनके हवाले से ना सिर्फ डिस्कशन की जाए बल्कि उनका हल भी आपके सामने जो है वो रखा जाए। तो आज हमारे साथ बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं। तारुफ में आपका करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर मुबश्शिरा साहिबा मौजूद हैं जो कि एस्थेटिक कंसल्टेंट है और इसके साथ साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरीज है ना, ख़वातीन स्पेशली जो हमारा शो आज देख रही हैं, ऑन स्क्रीन आपके ऊपर नंबर मौजूद है, अपनी स्किन से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो आप लाइव शो में पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ डॉक्टर तमजीद गुफ़ार साहब हाँ हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि कपिंग थेरेपिस्ट हैं और कायरोप्रैक्टर भी हैं। इंजरीज वगैरह हो जाती हैं ना बाज़ बात, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होते हैं, ना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई गिर जाए और किसी किस्म की इंजरी आ जाए तो वो डॉक्टर साहब जो हैं उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर ऐसी कोई पेन है बॉडी के अंदर तो आप भी लाइव शो के अंदर कॉल करके सजेशन जो है वो डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और ये दोनों डॉक्टर जो स्पेशली आए हैं वो हेल्थ 360 से आए। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है पूरा हेल्थ 360 का। 360 आपको पता है एक मुकम्मल एंगल है, तो वो इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाती हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो, हार्ट से रिलेटेड हो, आपके दांतों से रिलेटेड हो, आपके आइज से रिलेटेड हों, या फिर आपको जनरल फिजिशियन ने आपको चेकअप करना हो, कोई बीमारी किसी किस्म की भी होगी तो वो डॉक्टर्स जो हैं हम वक्त आपके लिए अवेलेबल हैं। तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है अंडर वन रूफ। तो अगर आप चाहते हैं कि जनाब आपको किसी स्पेशलिस्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े तो सिंपली आप गाड़ी स्टार्ट करें और बाइक पे बैठें या गाड़ी पे जाएं और जाके हेल्थ 360 पे अपनी ब्रेक लगाएं और वहाँ से जाके हर चीज़ जो है वो आपको मिल सकती है और आपको बिल्कुल हेल्दी और फिट करके वहाँ से भेजेंगे। तो डॉक्टर तमजीद साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है? आप जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये पेन्स जो होती हैं मुख्तलिफ, ये
किस किस किस्म की होती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बताइएगा और कुछ पोस्टरल पेन्स भी होते हैं उस हवाले से भी बताइएगा, और इनका हल क्या है? सर उसमें ये देखें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी लोग हम काम कर रहे होते हैं, बेसिकली अगर हम कहें कोई ऑफिस वर्कर हैं, वो ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, या कोई फीमेल्स हैं जो घर में अपना कोई काम कर रही हैं, किचन का हो गया या कुछ भी हो गया, हम एक ख़ास पोस्चर अपना मेंटेन नहीं कर पाते। हमारी बॉडी जो है वो पसंद करती है कि वो थोड़ा लीन पोस्चर के अंदर हो, और हम भी फिर अपनी कंफर्ट के को देखते हुए उसी में रहना पसंद करते हैं। तो ग्रेजुअली जब हम एक ही पोस्चर अडॉप्ट किए रखते हैं तो हमारे मसल जो हैं उनके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है, और वो इम्बैलेंस जो है हमारी पोस्चरल प्रॉब्लम की बेसिकली काज बनता है। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि बैंकर है, ठीक है, वो बैंक में बैठा हुआ है और वो सुबह 9 बजे गया है और शाम को उसने 6-7 बजे तक वापस आना है। उसकी सीट भी इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, उसकी जो टेबल है उसकी हाइट से एडजस्टेड नहीं होगी, उसकी बायोमैकेनिक्स दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। अब उसने इतना टाइम जो गुजारना है तो वो कैसे अपना पोस्चर मेंटेन करेगा? कभी वो सिंगल साइड पे होगा, कभी दूसरी साइड पे होगा, ठीक है। और इस सब के दरमियान में क्या वो कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करता है अपने पोस्चर को बेहतर करने के लिए? कभी भी नहीं। घर जाके उसके पास टाइम नहीं होगा करने के लिए। तो डे बाय डे ये चीज़ें जब पाइल अप होती जाएंगी तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम इट? अ बैड पोस्चर। अब वो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम जब देखते हैं उसकी चीन आगे को प्रोट्रूड हुई है, ठीक है, कमर जो है उसमें बाला आया हुआ है। रीज़न इज़ दैट कि सारा दिन जब उसने कंप्यूटर यूज़ किया या डेस्क पे वर्किंग की है, उसने तो अपना पोस्चर यूँ रखा हुआ है, ठीक है। और कोई उसको बताने वाला, हमारे एस्थेटिक के इश्यूज़ हो गए, हमारे रिहेबिलिटेशन के इश्यूज़ हो गए, डेंटिस्ट्री के इश्यूज़ हो गए, हेल्थ एंड वेलनेस के हो गए, मेडिकेशन से रिलेटेड हो गए, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हो गए, और इवन वी आर प्रोवाइडिंग होम हेल्थ सर्विसेज। जो लोग जो हैं नहीं जा सकते, एक पेशेंट है वो उसको स्फेयर बैक पेन है, कोई स्फेयर इशू है, वो नहीं आ सकता हमारे पास, जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारा रिप्रेजेंटेटिव घर में जाके उनको देख के आएगा और उनको वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ देगा। दूसरी बात, हमारे से कुछ स्ट्रिक्ट किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पे, मतलब हमने हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी है। हमारा जो अपने पेशेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हेल्दी है। पेशेंट को रिसीव करने के लिए फ्रंट डेस्क ऑफिसर जो हमने रखे हुए हैं, हमारे जितने सारे लोग हैं वो हाईली प्रोफेशनल और स्किल्ड है। मतलब कोई भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी क्वालिफिकेशन अप टू डेट ना हो, ठीक है जी। कोई भी एक हमारा आप डॉक्टर उठा के देख लें, मिनिमम 5 to 10 ईयर उसकी क्वालिफिकेशन है माशाल्लाह से, और पेशेंट के साथ हमारा बहुत ही हेल्दी रिलेशन है। और क्वालिफिकेशन के साथ साथ प्रैक्टिस भी? सर प्रैक्टिस भी बिल्कुल, और वो पिछले 10-10 साल से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे साथ हेल्थ 360 के साथ रिलेटेड है। और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत हमने पेशेंट को रिसीव करना है। हाइजीन का हम इतना ख्याल रखते हैं, मतलब अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है, हमारे काउच पे लेटा हुआ है, ठीक है, जैसे ही वो जाएगा हम उसकी शीट फौरन से चेंज करेंगे, नए पेशेंट के लिए नहीं, ठीक है जी। तो इसमें ये किसी को कोई शक नहीं है कि जी हाइजीन का कोई मसला होगा, कुछ होगा। हम सिर्फ पेशेंट रिसीव नहीं करते, हम क्लाइंट भी लेते हैं। मतलब अब क्लाइंट और पेशेंट में क्या डिफरेंस है? एक पेशेंट मेरे पास आया जिसको पेन है, ठीक है, क्लाइंट मेरे पास वो है जिसको कोई मसला नहीं है, वो अपनी वेल बीइंग के लिए मेरे पास आ रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा ड्यूरेशन इतना है, मैं ये वाला काम करता हूँ, काइंडली मुझे असेस करें। ये अक्सर खवातीन के साथ, सर फीमेल के साथ मेरा ख्याल है कि फीमेल जो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के फेज से गुजर रही होती हैं, उसके बाद हम उस तरह से उनको रिहेबिलिटेट नहीं करते या उनकी उस तरह से री एजुकेशन नहीं है। अब जाहिर बात है वो सारा एक प्रोसेस है जिससे वो गुजरी हैं। डेफिनेट सी बात है उनको विटामिन डी, कैल्शियम और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। अब गुजर तो वो गई हैं, अब उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट भी है, ठीक है जी। आप काम कर रही हैं, जाहिर बात है आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली, कुछ नहीं किया, और जो बेबी है जाहिर बात है उसने आप ही की डाइट को यूज़ किया है सारा, तो आपकी बॉडी वीक हो गई है। उसके बाद आपको ये चाहिए, मार्शल इनकी तो अब एज भी इतनी नहीं है, 30 ईयर में अगर वो कंप्लेन करिए नी पेन की, मेरा तो ख्याल है नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें चाहिए कि थोड़ी अपनी एक्सरसाइज करें घुटनों के लिए, डाइट को बेहतर करें, उसमें कैल्शियम गैप इंक्रीज हो ताकि ये पेन से रिलीव हो सके। बेहतर। जनाब हमारे साथ डॉक्टर मुबशर साहब मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। मैडम कैसे हैं आप? ठीक है, मिजाज ठीक है आपके? अच्छा मैडम, एस्थेटिक के हवाले से जब भी गुफ्तगू करते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं कि जनाब अब कुछ ऐसा बता दिया जाएगा जिससे हमारी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी, कुछ ऐसा बता दिया जाएगा जिससे हम दुनिया के हसीन तरीन शख्स जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। मुझे ये बताइएगा, खूबसूरती इंपॉर्टेंट तो होती है
लेकिन इसे कैरी करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। जी जी और ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा जिसका सफ़ेद कलर ही होता है वही खूबसूरत होता है। डार्क टोन में भी अगर आपकी स्किन अच्छी है, आप लीन हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी खूबसूरती की एक अलामत। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेसिकली एस्थेटिक के हवाले से हेल्थ 360 में हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ प्लेटफॉर्म विच इज़ पायनियर्ड इन पाकिस्तान, all covers covering all the aspects of health related to beauty, wellness एंड उसमें आपने ये देखना होता है कि आपके पास पेशेंट क्या ले। हम यही नहीं होता, हमारे नज़र में ब्यूटी ये नहीं है कि कोई वाइट कलर हो गया या कि किसी ने पतले होना है या किसी ने गोरे होना है, ये ब्यूटी नहीं होती। ब्यूटी ये है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक सिमेट्री में होती है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है ऑलरेडी, हम सिर्फ उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं और आपको इस बात के बारे में एजुकेशन देते हैं कि आप अपने आप को ही कैसे बेहतर तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ख़वातीन स्पेशली बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी ब्यूटी को लेके, तो आपके पास जो क्लाइंट्स आती हैं वो समटाइम कहती हैं ना कि पिंपल्स का इशू होता है, फिर ये मेकओवर की वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कोई ड्राइनेस हो जाती है या फिर कोई एलर्जी काज हो जाती है, तो उसके लिए आप कैसे ट्रीट करती हैं ख़वातीन? अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे आपने पहले भी पूछा कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले तो हमारी पूरी जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है ना, हम पहले उनकी ही लाइफस्टाइल और उनकी ही हाइजेनिक जो वो खुद मेंटेन रखती हैं वहीं से ही स्टार्ट लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनके अपने जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है या हार्मोन्स हैं वो सारे हम देखते हैं कि विद इन नॉर्मल रेंज में हैं या नहीं। तो एक्नी या मेलाज्मा या कोई भी हेयर फॉल, ये जितने कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसका स्टार्ट हम बेसिकली लेते हैं कि विद इन हमारे अंदर बॉडी की जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बॉडी को उन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, वो हमारे अंदर पूरी हैं या नहीं, स्टार्ट हम इधर से लेते हैं। तो उसमें बहुत कॉमनली जो हम चीज़ें चेक करवाते हैं उसमें CBC है, जैसे आप जानते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट है, विटामिन D लेवल है, कैल्शियम है, जिंक है, थायराइड हार्मोन्स हैं, बाकी दूसरे जो हमारे हार्मोन्स हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन एक्नी का जो रीज़न निकलता है वो आपने देखा होगा, स्पेशली आजकल गर्मी के मौसम में सीबम प्रोडक्शन, एक्सेसिव सीबम। सीबम मींस आपने बहुत कॉमनली देखा होगा ऑयली स्किन, तो दैट इज़ कॉल्ड सीबम। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ हम उनकी हाइजीन मेंटेन करवाते हैं, यानी कि आप ज़्यादा आप फेस को वॉश रखें, और अगर पिंपल्स अगर आपके हो भी जाते हैं तो लोगों को आदत है उन्होंने हाथ लगाना है, छेड़ना है, उखाड़ना है, फिर खड्डे बनाने हैं और फिर कहना है कि अब हमारी स्किन ख़राब हो गई। तो वो थोड़ा सा हम उसको एजुकेट करते हैं, क्योंकि जिस स्टेट में भी पेशेंट हमारे पास आएगा ठीक तो हम कर देंगे, लेकिन अगर हम उनकी हैबिट्स डेवलप नहीं करेंगे, अगर हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो फ़ायदा कोई नहीं फिर। क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ बना के भेज दी हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, इट विल रिमेन ऑयली, बट वी कैन कंट्रोल इट समहाउ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्लिनिक्स तो फैसलाबाद में बहुत सारे हैं, हेल्थ 360 पे ही क्यों आए लोग, क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? हेल्थ 360 में लोग इसलिए आएंगे, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो कोई इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेंड और हाईली प्रोफेशनल सारी फैकल्टी मौजूद है। बेसिकली होना ये चाहिए कि अब एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स बहुत जगह पे अवेलेबल हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ नॉन हेल्थ रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उन्होंने भी देखा देखी एस्थेटिक्स को शुरू कर दिया है, ऑल्दो दे हैव अ वेरी मिनिमम नॉलेज ऑफ, इवन अगर आप उनसे पूछें कि व्हाट इज़ द गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी, या आप उनसे पूछें कि व्हाट डज द एस्थेटिक मीन, तो दे वॉन्ट बी एबल टू आंसर। ओनली अ डॉक्टर विल टेल यू कि गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी क्या है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? विल फील योर सेल्फ एट होम, क्योंकि बेसिकली हमारा पहला स्टेप ही होता है आपको सुनना, आपको देखना, आपकी बात को असेस करना, और आप जो कह रहे हैं हमें, हम उसको असेस करके उसको अप्लाई करते हैं कि आइदर यही चीज़ आपके लिए वैलिड है या नहीं। दूसरी बात यह कि हम हर तरह के पेशेंट्स डील करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हेल्थ 360 के प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा जो आ जाता है उसको हम मायूस नहीं करना चाहते, चाहे वो इकोनॉमिकल इशू के साथ है या चाहे वो किसी भी इशू के साथ है। तो हम बहुत पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं।
हत्तल इम्कान हम डिस्काउंट्स देते हैं, और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि माशाल्लाह हेल्थ 360 की अब ये तीसरी ब्रांच खुलने जा रही है। तो आखिर कोई वजह होती है, एक ब्रांच फिर दूसरी ब्रांच फिर तीसरी ब्रांच, तो कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसमें पूरी टीम की एफर्ट है, उसमें डॉक्टर्स की एफर्ट है, उसमें CEOs की एफर्ट है, और पॉकेट फ्रेंडली है तो लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एक मोटिव हमने जो लिख के भी लगाया हुआ वहाँ पे कि हमारी जो स्पेशलिटी, जैसे मैडम ने कहा ना, हम टेलर ट्रीटमेंट देते हैं। अब टेलर ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, जैसे मैं अक्सर मैडम से बात हुई, मैं कहता हूँ जिस तरह हर बंदे का फेस सर डिफरेंट है ना, इस तरह हर बंदे की बॉडी की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम जो है वो यही होता है कि हम उस बंदे को हेड टू टो असेस करें कि वेयर इज द कल्प्रिट मसल, ठीक है जी। हमने एक वो सेट प्रोटोकॉल नहीं रखा हुआ कि जी ये बंदा आएगा जी इसको ये मशीनें लगा दें, ये आएगा इसको ये मशीनें लगा दें, कभी भी नहीं। पहले आपकी हेड टू टो असेसमेंट होगी। अगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो अप टू डेट हर चीज़ पड़ी हुई है, हमने कभी सारी नहीं लगाई किसी। अगर आपको नीड है तो वही उसके अकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है जी। एक बैंकर आ रहा है, उसकी नीड डिफरेंट है। एक मेरे पास बंदा आ रहा है जो वैसे हैवी लिफ्टिंग का काम करता है। एक मेरे पास स्पोर्ट इंजरी के साथ पेशेंट आ रहा है। हर किसी की नीड डिफरेंट है, और हमने हर किसी को A to Z असेस करने के बाद हेड टू टो हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रेशियो ऐसे आप कह लें कि वी आर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट, वी आर ट्रीटिंग द फैमिलीज। एक पेशेंट हमारे पास आया है तो उसके बाद पूरी फैमिली हमारे पास आ रही, ठीक है। ना सिर्फ मेरा ख्याल है कि वो रिहेबिलिटेशन में या फिजियोथेरेपी में, कायरो ट्रीटमेंट, बल्कि स्किन में, और हर ट्रीटमेंट के अंदर ही वो पूरी फैमिलीज हमारे साथ इन्वॉल्व। चलें हम इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर मुबश्शिरा मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। डॉक्टर साहबा, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हेल्थ 360 पे कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि आजकल लोग कंसर्न होते हैं कि यार जहाँ जाएं जदीद मशीनरी हो, जी, इलाज आसान हो और सही तशखीस के साथ जो है वो काम किया जाए, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? जी, फैसिलिटीज़ तो आपको पता है कि हम ओवरऑल एस्थेटिक्स, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट्री, फिर OPD क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक लैब्स, ये तो हमारी ओवरऑल जनरल जो फैसिलिटीज़ हेल्थ 360 एज द नेम इंडिकेट्स, वो सारी मोडालिटीज़ जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। रिगार्डिंग एस्थेटिक्स, जो हम मशीनरी जो मोडालिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, उसमें लेज़र हेयर रिमूवल मौजूद है, और ये अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि अभी तक फैसलाबाद में किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, वो पिकोशोर लेज़र कहलाता है। तो वो एक अवेलेबल है, उससे हम ये झाइयाँ, झुर्रियाँ, एज स्पॉट्स, फ्रैकल्स, मिलाजमा वो ट्रीट करते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल तो एज नेम इंडिकेट्स कि वो जो जिस्म के गैर ज़रूरी बाल, मर्द औरत दोनों ही आते हैं, दोनों ही करवाते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर ये कि हाइड्रोफेशियल एक बहुत पॉपुलर एस्थेटिक प्रोसीजर है, मोस्टली लोगों को अब उसके बारे में पता ही है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। और बेसिक हाइड्रोफेशियल के बाद उसके और बहुत सारे चेंजेस करके अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, जो कि सिर्फ एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि आपने हर स्टेप हर एक पेशेंट पे नहीं अप्लाई करना, उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो हाइड्रोफेशियल इज़ द बेसिक थिंग। उसके बाद फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको इवॉल्व करते हैं। फिर जैसे आपने देखा कि हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है मोस्टली, तो वेट गेन एक बहुत बड़ा इशू है। स्टबर्न फैट है, बहुत देर से बैठ के, या जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है या बिजी लाइफस्टाइल है, उसको ट्रीट करने के लिए अब हमारे पास जो मोटालिटी है दैट इज़ कॉल्ड M-Sculpt, और वो अभी फैसलाबाद में किसी के पास नहीं है। मोस्टली अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको इवन पाकिस्तान की बनी हुई भी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, वो मोस्टली फॉरेनर्स के पास ही यूज़ होती है। लेकिन हेल्थ 360 इज़ पायनियर इन बाइंग दैट वन ऑल्सो। तो उसमें यह है कि आपका जो लोकल फैट है उसको हम टारगेट करते हैं थ्रू M-Sculpt। इसका मतलब ये है कि जैसे एक ट्रंकल ओबेसिटी होती है, ट्रंकल ओबेसिटी में ये है, और एक सेंट्रल ओबेसिटी है। अब जो ट्रंकल ओबेसिटी है यानी आपका ओवरऑल वेट ही ज़्यादा है, उसमें तो आप वो मशीन यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास फिर स्लिमिंग ड्रिप्स हैं या फिर फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस होते हैं। जो M-Sculpt है वो एक्चुअली काम करता है आपकी लोकल फैट पे, जैसे करके उसके ऊपर वो मशीन लगा दी जाती है, और मशीन को आप आम ज़बान में इस तरह समझ सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 20,000 स्क्वाट्स इन नियर 30 मिनट्स। तो उसके बाद फिर आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आता है, आपका 1 इंच डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैट यू आर हैविंग,
आपका 1 इंच 2 इंच उसी टाइम इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाता है। तो यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सिर्फ कह नहीं रहे, वो विजिबली पेशेंट्स उसको देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और नेक्स्ट टाइम और लोगों को भी लेकर आते हैं। क्योंकि हम अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी भी अश्योर कर रहे हैं, आपकी सेफ्टी, आपकी हाइजीन सब हमारे, आप अगर हमारे पास आ गए हैं उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हेल्थ 360 की है, आप सेफ हैं हर तरह से। अब आप चाहे कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप हमें बताएं, हम आपको वहाँ पे डील कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ख़वातीन आजकल आपने देखा होगा कि लिप फिलर्स या फिर ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करते हैं, इन सारी फैसिलिटीज़ से भी मुज़य्यन है आपका? जी बिल्कुल। फैसिलिटीज़ तो हमारी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें बोटॉक्स है, थ्रेड्स हैं, फिलर्स हैं, स्लिमिंग इंजेक्शंस हैं, स्किनी ड्रिप्स है, वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, उसका भी बहुत हाइप है और बहुत मिथ्स भी हैं उसके बारे में। वो भी मैं चाहूँगी कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से क्लियर कर सकूँ कि उसको आप, क्योंकि एक वाइटनिंग इंजेक्शन भी अब एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि नॉन डॉक्टर और जिसका कोई लेना देना भी नहीं उसकी थ्योरी से, वो भी लगाने लग गए हैं और ऑफर कर रहे हैं और वो कम क्वालिटी और कम कीमत में देने लग गए हैं। तो फिर लोग वहाँ पे डाइवर्ट होते हैं। उसके बाद 6-7 इंजेक्शंस के बाद फिर पता चलता है कि ये तो कुछ और ही हो गया, कोई नुकसान हो गया। जैसे वो संदल खटक ने अपनी तो वीडियो अपलोड की थी, वो अगर आप मौका देंगे तो मैं उसके बारे में भी। PRP स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब ये आम जुबान में मैं आपको समझा सकती हूँ कि जैसे पेशेंट कितने RPM पे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो जाके लगाते हैं ब्लड को और मशीन रखी होती पैर से दबाते हैं, वो घूमती है तेजी से और उनको यही होता है वाइट पैलेट जो आ गई है यही इंजेक्ट नहीं, उसमें ना डिपेंड करता है कि आपने क्योंकि हम तो मोस्टली करते हैं 24,000 RPM पे और 15 मिनट्स के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और ये पहला आपके पास महलूल तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट सेटअप्स की अपनी टेक्निक्स भी हैं। बाज़ औक़ात अगर आपने उसको और कंसंट्रेट करना होता है तो जो आपने पहला सोल्यूशन निकाला होता है उसको अगेन सेंट्रीफ्यूज करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी। मैडम मेरा ख्याल है आप जब मजीद सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास की बेस पे प्लेटलेट और प्लाज्मा वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि जो ट्यूब्स आती हैं ना वो जेल सेपरेटर्स के साथ आती हैं, मतलब वो बड़ी स्पेसिफिक ट्यूब्स होती हैं। तो PRP एक दफ़ा आप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ये बेसिक चीज़ होती है जो आप लेते हैं। हाँ, अब यही PRP डॉक्टर साहब को भी पता होगा कि नी जॉइंट्स में भी PRP इंजेक्ट की जाती है। फिर जो बर्न्स होते हैं जो हील नहीं हो रहे होते, हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए PRP यूज होती है। चलिए मैडम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जरूर। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा आते हैं, आपने कहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर मुबश्शिरा हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मैडम बहुत सारे आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस आ रहे हैं, स्लिमिंग इंजेक्शंस आ रहे हैं, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी एस्थेटिक के अंदर आपको देखने को मिल रही है। हेल्थ 360 क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हेल्थ 360 अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही तरह की मोडेलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपका अपना बेसिक प्रोफाइल, आपकी हेल्थ देखकर। हर एक के लिए हम यस नहीं कहते, हम पहले पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं। लाइक अगर आपने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने हैं तो पहले हम पेशेंट से पूछते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो अपने आप को क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए वाइटनिंग इंजेक्शंस आखिर कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, ये मेडिसिन ही हैं इसके अंदर भी। तो अब वो मेडिसिन एक ख़ास प्रॉब्लम को टारगेट करती हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मेडिसिन जो है उसमें वाइटनिंग इंजेक्शंस में वो मेलानिन इनहिबिटर्स होते हैं। हमारी जो स्किन की डार्कनेस है वो हमारे एक सेल के ज़्यादा होने की वजह से, जिसको हम मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी स्किन में मेलानिन बहुत ज़्यादा है तो आपके ऊपर वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत अच्छा असर करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वाइट हैं, आपको और ज़्यादा वाइटनेस चाहिए, और ज़्यादा वाइटनेस चाहिए, दैट इज़ समथिंग वेरी अननेचुरल। क्योंकि मेडिसिन आपकी किस चीज़ को टारगेट करे जाके, आप मतलब अगर आपके अंदर मेलानिन नहीं है तो आपको वो कितना ही काट सकता है ना, तो वो आपको ग्लो दे देगा। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल वाइट दीवार की तरह वाइट नहीं हो सकते वाइटनिंग इंजेक्शन लगा के। आपकी जो भी टोन होती है आप उससे 2 या 3 डिग्री लाइटर टोन में चले जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के लिए पहले आपकी अपनी सेहत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बेसिक प्रोफाइल चेक करते हैं, पहले किडनी का सारा प्रोफाइल, लिवर का सारा प्रोफाइल, फिर CBC, आपको कोई लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी तो नहीं है,
किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर्स अगर हमें मिलते हैं तो हम बहुत कॉन्शियसली उसको पहले एवेल्युएट करते हैं, और अगर हमें लगता है कि नहीं ये इस बंदे के लिए वाइटनिंग इंजेक्शंस मुनासिब नहीं है या इन द लॉन्ग रन कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम उसको वो ऑफर नहीं करते, हम साफ बता देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो स्लिमिंग इंजेक्शंस हैं उसका क्या सिनेरियो है, उसका ये है कि जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया कि ओबेसिटी हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो स्लिमिंग इंजेक्शन जैसे अगर आपका BMI है, BMI हम पहले देख के अगर आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आप बहुत ओवर वेट या ओबीज कैटेगरी में चले जाते हैं, फिर हम स्लिमिंग इंजेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अब इससे आपको एक ब्रॉड व्यू देने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं और जो स्लिमिंग इंजेक्शंस हैं ये दोनों ही ड्रिप में डाल के लगते हैं। मतलब लोगों को पहले यही नहीं समझ आती कि ये इंजेक्शन है या ये ड्रिप है। एक्चुअली दीज आर इंजेक्शंस बोथ ऑफ देम, और हम उसको IV ड्रिप में डाल के IV देते हैं, बजाय कि आपको, क्योंकि वाइटनिंग इंजेक्शन मोस्टली एक ही नहीं होता, उसमें 5-6 डोजेज हैं, वो फिर हमने एक ही ड्रिप में डाल के आपको एक ही गो में IV में दे देना होता है। बिल्कुल ठीक तो है, दोनों हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल स्लिमिंग ठीक है आपने। इंजेक्शन। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, कायरो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पटाखे निकाले जाते हैं जिस्म के, क्या टेक्निक क्या है, इससे क्या आपको फ़ायदा पहुंचता है? बेसिकली आप इसको अगर आप ऐसे ले लें कि इट्स अ बॉडी एडजस्टमेंट। जैसे आपने पहले बात की पोस्चरल प्रॉब्लम की वजह से या और मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज की वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो अपनी मेन अलाइनमेंट से हट जाती हैं। तो बेसिकली कायरो ट्रीटमेंट के अंदर हम आपकी जो बॉडी की तमाम बोन्स हैं उनको अलाइन कर देते हैं, जिससे आपका फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको बैक इशू है और वो काफ़ी उसका बैठने वाला काम था। अब जाहिर बात है उसके मसल इम्बैलेंस की वजह से उसकी बोन्स जो हैं थोड़ी ज़रा डिसबैलेंस हो गई हैं, तो हम कायरो ट्रीटमेंट से उनकी जो बोन्स हैं उनको अलाइन कर देते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिससे उसे गुजरना है, अगर वो अपने मतलूबा पॉइंट से गुजरेगा तो हमारी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। अगर हमारी बोन्स आगे पीछे हो जाती हैं या उनमें थोड़ा माल फंक्शन को एडजस्ट कर देता है इन अ सिंगल सेशन, जिससे आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ ये होता है बहुत सारे लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है, सोते वक्त पेन होता है बैक में, बिल्कुल सो के उठे पेन होता है, बिल्कुल, फिर यहाँ फिर वो सीधा नहीं लेट पाते, कुछ को सख्त पे ठीक होता है और कुछ को नरम पे ठीक होता है, ये दोनों का ज़रा बताइए। अच्छा, मैं इसमें अगर आपको इजी करूं, सबसे सिंपल वे लोग हमारे पास आते हैं जी कि मैं सो रहा हूं तो मुझे डिफ़िकल्टी है, क्योंकि कुछ लोगों में ना स्लीप पैटर्न क्या है, वो कुछ लोग बाजू को नीचे रख के सोते हैं। ठीक है जी, अब जाहिर बात जब बाजू नीचे रखेंगे तो आपके कंप्रेशन इस साइड पे आएगा। ठीक है, अगर आप तकिया बहुत ज़्यादा बड़ा लेते हैं, ठीक है जी, जो नॉर्मली लोग 2 तकिए लेके सोते हैं, अब मैं सिंपल कहता हूं कि अगर आपने तकिया अपना एडजस्ट करना है, उसका सिंपल भी है, रात को हम सीधा तो नहीं सोते, साइड वाइज भी जाते हैं। जब हम साइड वाइज जाएं तो तकिया हमारा शोल्डर और नेक का गैप जो है इसको कवर करना चाहिए। ठीक है जी, और जब वो शोल्डर और नेक का लॉन्ग, ठीक है, तो बेसिकली पिलो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी, और जब पिलो आप इस तरह का यूज़ करेंगे, सुबह आप उठेंगे डिस्कम्फर्ट, अक्सर लोगों को क्या होता है उसकी वजह से सुबह उठते हैं स्वेयर पेन बैक पे फील हो रहा होता है, और इतना ज़्यादा होता है कि वो कहते हैं कि हम मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक तो वो रात स्लीपिंग पैटर्न की वजह से, दूसरा तकिया बड़ा देने की वजह से, तीसरा डेली एक्टिविटीज़ की वजह से। अब हमने ये सारे सेशन वहाँ पे अलग अलग किए, सेक्शन अलग अलग किए हुए हैं, यानी कि हम ऑर्थोपेडिक फिजिकल थेरेपी रिहेबिलिटेशन को एक उसका है हमारे पास। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल जितने इश्यूज़ हैं हमारे पास हेल्थ 360 में जो लोग आते हैं उनके लिए अलग से हमारे पास है। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका हम अलग से ट्रीटमेंट है। पीड्स स्पेशली जो बच्चे हैं हमारे, CP चाइल्ड हो गए, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ को उनको प्रॉब्लम हो गया, कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनके लिए अलग से। वुमेन हेल्थ के लिए हमारे पास अलग से सेक्शन, जैसे अभी कॉल आई थी कि जी मैं प्रेग्नेंट थी और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम, हमारे पास उसके लिए अलग से टीम्स हैं सारी। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगी। अच्छा, इसमें 2 ट्रीटमेंट हम बिफोर प्रेगनेंसी भी देते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी भी उनको गाइड करते हैं कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है जी, तो ये सारी डोमेन्स हमने हेल्थ 360 में अलग अलग डिफाइन की और इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड लोग मौजूद हैं। एंड वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज कायरो, जारी बात है उसके लिए अलग से हमारे पास कायरो बेड हमारे पास अलग से मौजूद है, हमारे पास अप टू डेट जितनी इक्विपमेंट है वो सारा मौजूद है। उसके बाद हमारे पास स्पा ट्रीटमेंट है, आप आएँ, आप हमारे क्लाइंट हैं, और मेरा ख्याल है पूरे फैसलाबाद में हेल्थ 360 सबसे जो है वो चीप रेट पे जो है वो कह लें स्पा देता है। तो मेरा ख्याल है फिर आपको बिना किसी देर के जनाब वैसे भी अपना जनरल चेकअप करवाने के लिए भी जाना है, तो लाजमी तौर पे हेल्थ 360 जो